नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर थर्ड की इस वीडियो सीरीज़ में। सबसे पहले जो दो वीडियो हमने देखे थे वो हमारे राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो टॉपिक था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उससे संबंधित थे। उसमें हमने सबसे पहले वीडियो में पाषाणकालीन जो सभ्यताएं हैं वो 3 सभ्यताएं पड़ी थी, जिसमें निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया। इसी के साथ हमने पाषाण युग की विशेषताओं का भी अध्ययन फर्स्ट वीडियो में किया था। इसके बाद दूसरे वीडियो में हमने कुछ ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं वो पढ़ ली थी, जिसमें एक तो गणेश्वर थी। गणेश्वर को हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता ताम्रयुगीन ये मानी जाती है। और दूसरी जो सभ्यता हमने पढ़ी थी वो थी आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। आगाटपुर, धूलकोट आदि इसके उपनाम हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। मुख्य रूप से अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें पाषाण युग पर विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है और पाषाण युगीन सभ्यताओं को पढ़ना है, लेकिन अन्य सभ्यताओं में की भी संक्षिप्त जानकारी हमारे को होनी आवश्यक है। इसी क्रम में हम इस तीसरे वीडियो में ताम्रयुगीन सभ्यताओं को कंटिन्यू करते हुए गणेश्वर और आहड़ हम पहले पढ़ चुके थे। इसमें शुरुआत करते हैं कुछ अन्य ताम्रयुगीन सभ्यताओं की। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गिलुंड राजसमंद की। गिलुंड जो सभ्यता है वो राजसमंद जिले से संबंधित है, और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका संबंध आहड़ सभ्यता से ही है। आहड़ सभ्यता पर जब प्राकृतिक जो प्रकोप आया तो उस समय पर आहड़ से जो लोग हैं वो एक अन्य स्थान पर गिलुंड में जाकर के बसे, और वही एक अन्य सभ्यता यहाँ पे हम ताम्रयुगीन सभ्यता के अंदर पढ़ रहे हैं जो राजसमंद में है। इसको आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र हम कह सकते हैं। यह आहड़ सभ्यता से संबंधित है। राजसमंद में ये बनास नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज की थी, उत्खनन किया था, वो किया था बीबी लाल ने, ब्रजवासी लाल ने 1957-58 में। इसी के साथ एक टीला है मोडिया मगरी, उसका संबंध गिलुंड सभ्यता से है। अगर गिलुंड सभ्यता को हम एक बार फिर रिवाइज करें, देखें, तो गिलुंड सभ्यता जो है वो आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है। आहड़ सभ्यता में जब प्राकृतिक प्रकोप आया उस समय वहाँ से लोग पलायन करके कुछ लोग गिलुंड नामक स्थान पर जाकर बस गए, और वहाँ एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जो गिलुंड है। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज उत्खनन जो किया था वो किया था बीबी लाल ने। और एक मोडिया मगरी जो टीला है उसका संबंध गिलुंड सभ्यता से है। इसी तरह से ताम्रयुगीन सभ्यताओं में एक और सभ्यता हम बात करते हैं, वो है बालाथल की। ये उदयपुर जिले के अंतर्गत है, और उदयपुर जिले में बालाथल जो गांव है उसके जो वहाँ बेडश नदी है उसके निकट ये इस सभ्यता की खोज हुई है। इसकी जो खोज की थी वो 1962-63 में वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता की बालाथल की अगर मुख्य विशेषता देखें तो यहाँ पे 11 कमरों का एक विशाल भवन के जो अवशेष मिले हैं, 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। आगे जाके हम कुछ ऐसी सभ्यता भी पढ़ेंगे जहाँ 6 से 7 कमरों के भवन के अवशेष मिले हैं। अभी अगर बालाथल की बात की जाए तो यहाँ 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार मिट्टी से बने सांड की मूर्ति यहाँ से मिली है बालाथल से, और 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी मिलती। यहाँ के लोगों को कपड़ा बुनने की जानकारी थी, यानी हाथ से वो कपड़ा बुनना जान गए थे, या कपड़ा हाथ से कपड़ा वो बुनते थे। तो इस स्लाइड में हम 2 ताम्रयुगीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। पहली गिलुंड है, दूसरी बालाथल है। अगर पिछले वीडियो को मिलाकर हम देखें तो 4 ताम्रयुगीन सभ्यताएं हम पढ़ चुके हैं। एक तो गणेश्वर, दूसरी आहड़, तीसरी हो गई ये गिलुंड, और चौथी हो गई बालाथल। गिलुंड में जो है मोडिया मगरी हम याद रखें। इसके अलावा आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र इसको याद रखें। बालाथल में 11 कमरों का विशाल भवन मिला है, और कपड़ा बुनने की जानकारी यहाँ को लोगों को थी। कुछ और आगे हम सभ्यता देखने वाले हैं जहाँ पर बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं।
फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ताम्रयुगीन सभ्यता में ही हम भीलवाड़ा के अंदर ओजियाना सभ्यता पढ़ते हैं। भीलवाड़ा में बदनौर के पास खारी नदी के तट पर इस सभ्यता की खोज हुई है। और ओजियाना सभ्यता के बारे में सबसे मुख्य बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ से गाय व सफ़ेद बैल की मृण मूर्ति मिली है। कुछ सफ़ेद जो है मूर्तियाँ मिली है गाय व सफ़ेद बैल की। तो ओजियाना भीलवाड़ा में बदनौर के पास खारी नदी के तट पर है और गाय व सफ़ेद बैल की मृण मूर्ति मिली है। लाछुरा भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है जो भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में इसके अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि में 4 अक्षर अंकित हैं। लाछुरा की अगर विशेष बात की जाए तो यहाँ से शुंग कालीन तीखे किनारे वाले प्याले मिले हैं। यहाँ बौद्ध, मौर्य, शुंग और कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मुख्य रूप से ओझियाना को एक बार फिर देखें तो ओझियाना में एक तो खारी नदी के किनारे ये इस सभ्यता पाई गई है, खोज की गई है इसकी, और गाय और सफ़ेद बैल की मरण मूर्ति यहाँ से मिली है। लाछुरा में आसीन तहसील के अंतर्गत ये आती है और यहाँ पर शुंग, बौद्ध, मौर्य और कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य और ताम्रयुगीन स्थलों की अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर किराडोत, चितवाड़ी, नंदलालपुरा, इन तीनों में से मुख्य अगर रूप से देखा जाए तो किराडोत महत्वपूर्ण है। किराडोत से 28 चूड़ियों के सेट मिले हैं। कुल मिलाकर के 56 चूड़ियाँ इस किराडोत से प्राप्त हुई है। इसी के साथ में यहाँ पर एक कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है किराडोत से। तो जयपुर में किराडोत है, चितवाड़ी है और नंदलालपुरा है। इसी के साथ बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में पूगल, तेहड़ और साबनिया, ये मोटे तौर पे हमें याद रखने की किस जिले से कौन सी सभ्यता संबंधित हो और किस युग की ये मुख्य रूप से सभ्यता है। तो जयपुर की किराडोत हो गई, चितवाड़ी हो गई, नंदलालपुरा हो गई, बीकानेर की पूगल, तेहड़, साबनिया हो गई, नागौर में खुरडी और कुराड़ा। इसी तरह से भरतपुर के अंदर मलाह, भरतपुर के अंदर जो ताम्रयुगीन जो स्थल है वो है मलाह, और उदयपुर में है धोली मगरा। तो ये कुछ नाम है जो हमें याद रखने हैं जो ताम्र युग से संबंधित जो है। अब बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यताओं की। कांस्य युगीन सभ्यताओं में की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कालीबंगा का। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर पाई गई है और सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं। समय काल की अगर बात करें कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो समय काल रहा है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा है। और खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, और उत्खनन 1961 से 69 तक एक लंबे समय तक इसका उत्खनन चला। 917 में उत्खनन हुआ। बीबी लाल और बीके थापर ने किया। बीबी लाल और बीके थापर ने सबसे पहले इस सभ्यता की जो प्रमाणिक जो जानकारी दी थी वो एलपी टेसिटोरी ने दी थी। उनका नाम भी उल्लेखनीय है जब कालीबंगा की बात की जाती है। और खोज जो है वो की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, और 1961 से 69 तक इसका उत्खनन किया। बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में उत्खनन हुआ और हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, घग्गर नदी के किनारे। समय अगर देखें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय काल रहा है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, इसी तरह से धोलावीरा जो गुजरात में है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा स्थल है पूरा स्थल जो है वो है कालीबंगा। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसको दीनहीन बस्ती या निर्धन सभ्यता भी कहते हैं। और दीनहीन बस्ती कहने का जो कारण है वो है यहाँ पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती या गरीब निर्धन सभ्यता भी कहा गया है। भूकंप के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जो मकान मिले हैं उनमें जो मिलने वाली जो दरारें हैं वो भूकंप को दर्शाती है। तो भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक और मुख्य विशेषता इस सभ्यता की कि लकड़ी की नाली के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
अगर उत्खनन की बात करें तो 2 टीलों पर उत्खनन हुआ है। तो 2 टीलों को हम देखें तो एक टीला पश्चिम में है जो छोटा है लेकिन अधिक ऊंचा है, और एक जो टीला है वो पूर्व में है जो बड़ा है लेकिन कम ऊंचा है। और जो पश्चिम वाला जो टीला है जो छोटा और अधिक ऊंचा है वो दुर्गीकृत है, और दूसरा जो टीला है जो पूरब में है वो बड़ा है लेकिन कम ऊंचा है, वो अदुर्गीकृत है। इसी तरह से ये दोनों टीले हैं, इनके चारों ओर परकोटा है, इसलिए यहाँ जो साक्ष्य हैं वो बताए गए हैं कि यहाँ से दोहरा परकोटा मिला है। उसका कारण है 2 टीलों में उत्खनन हुआ है। तो पश्चिमी टीला छोटा लेकिन ऊंचा है, और पूर्वी जो टीला है वो बड़ा है लेकिन कम ऊंचा है। पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, पूर्वी टीला जो है वो दुर्गीकृत है। दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं जिसे दोहरा परकोटा कहा गया है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सेंधव सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है किसने? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता की आगे बात करें तो यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और गेहूं और जो एक साथ बोए जाते थे ऐसे प्रमाण मिले हैं। ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो नगरीय प्रधान सभ्यता कहलाती है। वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया है। इसी तरह से यहाँ एक लिपि जो प्राप्त हुई है वो सेंधवकालीन किलाक्षर या बुस्टोपिन लिपि जो है प्राप्त हुई है। ये किलाक्षर या बुस्टोपिन जो लिपि है इसमें दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। ये सेंधव लिपि थी, किलाक्षर या बुस्टोपिन लिपि इसको कहा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है, और अग्निवेदियों में जो है पशुओं की हड्डियों का मिलना, अस्थियों का मिलना बलि प्रथा को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से युगल समाधि यहाँ से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का खंगा एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि यहाँ से हाथी दांत का खंगा प्राप्त हुआ है, और पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। इसी तरह से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण यहाँ मिले हैं। एक बालक के सिर का जो कंकाल मिला है जिसमें 6 छेद मिले हैं जो कपाल छेदन की क्रिया का प्रमाण है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा की जानकारी यहाँ के लोगों को रही होगी। और ऐसा कहा गया है कि मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण भी इसको माना जाता है। इस सभ्यता की अगर बात करें तो उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर हैं। 5 में से 2 स्तर तो हड़प्पा के काल से पूर्व के हैं, और 3 स्तर जो है वो हड़प्पा कालीन है। तो उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। कांस्य युगीन सभ्यताओं में कालीबंगा के बाद बात करते हैं रंगमहल हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती जो वर्तमान में घग्गर नदी उसी के किनारे इसी की भी खोज हुई है। इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा किया गया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो रंगमहल हनुमानगढ़ ये भी घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में ही है, और डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, और गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति मिली है। गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस सभ्यता के बारे में अगर विशेष हम बात करें तो 3 बार बसने एवं उजड़ने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जिस प्रकार आहड़ जो सभ्यता थी उसमें उसके 8 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, इसी तरह से रंगमहल के 3 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। और गुरु शिष्य की मूर्ति महत्वपूर्ण तथ्य है रंगमहल के बारे में।
और डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन कार्य किया, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इसको देख, रंगमहल के बारे में बात करें तो 3 मुख्य बातें हैं जो विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है। बात करते हैं सोथी बीकानेर की। सोथी बीकानेर की जो खोज की थी वो 1953 में अमलानंद घोष ने ही की थी और इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। सोथी बीकानेर को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य कांस्य युगीन सभ्यताओं की अगर बात की जाए तो श्री गंगानगर में बरौर और बिंजौर, ये याद रखना है, और हनुमानगढ़ में पीलीबंगा और कर्णपुरा। और विशेषतया कांस्य युगीन सभ्यताएं हम श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में हम देख रहे हैं। कांस्य युगीन सभ्यताओं के बाद में हम बात करते हैं लोह युगीन सभ्यताओं की। लोह युगीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा जो नाम है लोह युगीन सभ्यता में, बेराट की सबसे पहले हम बात करते हैं। बेराट, जिसका प्राचीन नाम विराट नगर था, बाणगंगा नदी के किनारे इसकी खोज हुई है। विराटनगर वर्तमान में कोटपुतली बहरोड़ जिले में आता है और यदि खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1936 से 30 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। उत्खनन कार्य 62-63 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। 1837 में कैप्टन बर्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बेराट सभ्यता का है जो हमें याद होना चाहिए। वर्ष 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। और भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया है तथा अशोक के द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, यह भी उल्लेख इस भाब्रू शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द बुद्ध धम्म संघ लिखे हुए हैं। तो ये भाब्रू शिलालेख की बात है। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बीजक पहाड़ी से अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। अगर बेराट सभ्यता को हम देखें तो मुख्य रूप से जो स्थल हैं जहां उत्खनन हुए उसमें बीजक की पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है और गणेश डूंगरी है। बेराट से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। अगर हम लिपि की बात करें तो जो भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो है ब्राह्मी लिपि और भाषा है प्राकृत भाब्रू शिलालेख में। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम बेराट में देखें तो एक शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। शंख लिपि जो ब्राह्मी लिपि को जो है और भी अधिक अलंकृत करके बनाई गई जो लिपि है वो है। यहाँ से हाथ से बने सूती कपड़े में बंधी हुई 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 8 पंचमार्क चांदी की और 28 इंडो ग्रीक शासकों की जो है मुद्राएं हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ जो बात गौर करने वाली है कि हाथ से बनी हुई सूती कपड़े, जिस तरह से हमें बालाथल में हाथ से बने हुए कपड़े का, सूती कपड़े के अवशेष मिले, उसी तरह से बेराट से भी हाथ से बने हुए कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अलंकृत जो घड़ा है उस पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले। जिस स्वास्तिक के बारे में हम बात करें तो एक तो कालीबंगा से हमें स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं, इसी तरह से बेराट से भी स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ अवशेष हीनयान संप्रदाय से संबंधित जो है वो मिले हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक 6-7 कमरों का जो है 6-7 कमरों का एक खंडहर नुमा भवन भी मिला है, जो बौद्ध मठ के बारे में जानकारी देता है कि बौद्ध मठ रहा होगा। 634 ईस्वी में चीनी यात्री जो हेनसांग है, हर्षवर्धन के समय पर बेराट यात्रा पे आया था हेनसांग, और इसी तरह से मुगल काल में यहाँ पे टकसाल होने के प्रमाण हैं। अकबर ने यहाँ पर एक टकसाल की स्थापना करी थी और यहाँ पर तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। लोह युगीन अन्य सभ्यताओं में एक आती है रेड टोंक में। टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे रेड टोंक की खोज हुई थी।
इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ से रेड से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। 3075 आहत मुद्राएं और 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रेड को एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है और प्राचीन भारत का इसको टाटानगर कहते हैं। टोंक जिले में निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे इसकी खोज हुई है। इसी तरह से सुनारी झुंझुनू की बात की जाए तो नीमका थाना जिले में खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के किनारे। अब अभी जो खेतड़ी तहसील है वो नीमका थाना में है, इसलिए हम सुनारी को नीमका थाना जिले से संबंधित कर सकते हैं झुंझुनू के स्थान पर। तो नीमका थाना जिले में खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के किनारे सभ्यता की खोज हुई है। यहाँ से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई है। अब लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ, जो धातु कर्म होता था कि अयस्क से जिस तरह से धातु निष्कर्षण का जो कार्य होता था, वो गलाने की सबसे प्राचीन भट्टियाँ लोहा गलाने की सुनारी झुंझुनू से, जो अभी नीमका थाना जिले में है, वहाँ से प्राप्त हुई है। जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली तहसील है, वहाँ पर साबी नदी के किनारे जोधपुरा की सभ्यता की खोज हुई। यहाँ घोड़े का उपयोग रथ को खींचने में किया जाता था। मकानों की छतों पर टाइल्स का प्रयोग करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जोधपुरा जो सभ्यता संबंधित है किससे, लोह युग से, उसमें मकान की छतों पर टाइल का प्रयोग करते थे और घोड़े का उपयोग रथ को खींचने में करते थे। जोधपुरा और सुनारी दोनों मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं दोनों में, और शुंग कुषाणकालीन सभ्यता स्थल भी ये है। नौहा भरतपुर की बात करें तो रूपारेल नदी के किनारे 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ विशालकाय 8 फुट की यक्ष प्रतिमा मिली है और एक ही स्थान से 16 रिंगवेल प्राप्त हुए हैं। लोहयुगीन सभ्यता में अगली सभ्यता है नगर, जो टोंक जिले में उनियारे कस्बे के पास में स्थित है। प्राचीन नाम इसका मालव नगर है। बड़ी संख्या में मालव सिक्के, 6000 मालव सिक्के यहाँ से और प्राप्त हुए हैं और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसे खेड़ा सभ्यता का भी नाम दिया गया है। नगर टोंक को खेड़ा सभ्यता का भी नाम दिया गया है। इसी तरह से नगरी है, वह चित्तौड़ में है। नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में भेड़च नदी के किनारे जो है इसकी खोज हुई है। प्राचीन नाम इसका माध्यमिका है। 1872 में नगरी की जो खोज की गई थी वो कार्लाइल ने की थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कार्लाइल से संबंधित है। खोज 1872 में कार्लाइल ने नगरी चित्तौड़गढ़ की खोज की थी। यहाँ ये सीवी जनपद की राजधानी रही है और 4 चक्राकार कुएं नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। अन्य लोहयुगीन सभ्यताओं की बात करें तो उदयपुर की ईसवाल, जालोर की भीनमाल और जयपुर की नलियासर, ये 3 मुख्य रूप से हमें याद रखनी है। उदयपुर की ईसवाल है, जालोर की भीनमाल है और जयपुर की नलियासर है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ताम्रयुगीन सभ्यताएं, कांस्ययुगीन सभ्यताएं और लोहयुगीन सभ्यताएं देखी। चूँकि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और विशेष संदर्भ में पाषाण युग और पाषाण युग के 3 स्थल, तो मुख्य रूप से प्रश्न बनने की जो संभावना है वो तो पाषाण युग से ही है, लेकिन फिर भी हमें संक्षिप्त जानकारी अन्य सभ्यताओं की भी होनी चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कृपया तीनों वीडियो को एक बार अच्छे से देखें और रिवाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड सभी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो कंटेंट आपको मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।